इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पंचों जय हिंद। अपूर्व भैया। हाँ पुनीता भैया देखो, अपने देश का मुख्य व्यवसाय जोन है वो खेती है भैया, लेकिन जनसंख्या बढ़े के खातिर अपन जोत जोन है कम हो रही है। तो हमका सबका कुछ ऐसा तरीका अपनावे के है कि हमार खेती पाती भी बनी रहे, हमार जोन बिरवा बिरूख है उन्हों बने रहे और हमारा पर्यावरण जोन है बहुत संरक्षित रहे। बिल्कुल सही कहे हो। और देखो इका पुनीता बहनी एक तरीका है वो है कृषिवान की, जो हम लोग पारंपरिक खेती करित है वो तो करत रही, जैसे कि गेहूं उत्पादन करित है, धान उत्पादन करित है, दलहन है, तिलहन है। लेकिन ई के साथ साथ में देखो हम पेड़ पौधा भी लगाई, हमारी जो खाली पड़ी भूमि है, परती की भूमि है, मेड़े हैं, उन पर हम चाहे इमारती लकड़ी हो या औषधीय लकड़ी हो, ई का हम उत्पादन करी। इससे न सिर्फ हमारा पर्यावरण सुधरते है बल्कि हमारी अतिरिक्त आमदनी भी होते है। बिल्कुल भैया। पुनीता बहनी बातें तो बहुत हैं, लेकिन हम लोगन का कुछ जानकारी भी लेते रह चाहिए आजकल का हो रहा है। तो आओ सुन लीन जाए आज की खबरें। उत्तर प्रदेश में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रों का होगा विस्तार। प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों या मंडल के एक प्रमुख जिले में ड्रोन अकेडमी के नाम से प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों को कृषि या उद्यान विभाग के फार्मों पर स्थापित करने की योजना है। इन केंद्रों में ग्रामीण युवाओं को ड्रोन निर्माण से लेकर उसकी मरम्मत और संचालन तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जो उनके रोजगार और कैरियर में उपयोगी होगा। गौरतलब है कि ड्रोन की महंगी कीमत के कारण प्रदेश में 90% से अधिक किसान इसे खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे में सरकार ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। पिछले 2 से 3 वर्षों में प्रदेश में 80 से अधिक ड्रोन बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। प्रशिक्षित युवा किसानों के खेतों में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक और तरल उर्वरकों के छिड़काव में सहयोग करेंगे। इससे किसानों की लागत और श्रम दोनों कम होंगे तथा खेती को स्मार्ट और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। अपूर्व भैया। हाँ भैया देखो, हम सब कोई फल फूल सब्जी सब चीजें उगाई थे और उसका उद्देश्य होते कि उससे हमका सबका ज्यादा लाभ मिले। तो उसका कैसे संरक्षित करा जा सकत है, कैसे उसकी मार्केटिंग की जा सकत है, कैसे पैकेजिंग की जा सकत है, इसके बारे में हम बता रही हैं डॉक्टर नीलिमा गर्ग। तो सुन लीन जाए आज की बात। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां फल फूल और सब्जियों का उत्पादन आप कर रहे हैं वहां इसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा की पूर्व निदेशक डॉक्टर नीलिमा गर्ग साहिबा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि फल फूल और सब्जियों की जहां व्यावसायिक खेती कर रहे हैं किसान भाई बहन, वहां अच्छा दाम मिले, इसके लिए ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें किसान भाई बहन? सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ताजी उपज का खेत से बाजार तक का सफर कई चरणों से गुजरता है, जिसमें ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी से उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित होती है और बाजार में उसका उचित मूल्य मिलता है, जिससे कि किसान को उसकी मेहनत का फल मिलता है। इन सभी चरणों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। तो शुरुआत करें डॉक्टर साहब ग्रेडिंग की। कोई भी उत्पाद, चाहे वो सब्जी हो, फूल हो, फल हो, उसकी ग्रेडिंग का क्या महत्व है और किसान और उपभोक्ता दोनों कैसे इससे लाभान्वित होते हैं? जी, ग्रेडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि तुड़ाई या कटाई के फौरन बाद किसी फसल की यदि ग्रेडिंग कर दी जाए तो उससे बहुत से तुड़ाई उपरांत नुकसान को बचाया जा सकता है। एक जैसा रंग, रूप, आकार, वजन होने के कारण ये अधिक आकर्षक लगते हैं और मार्केट में अधिक उनका मूल्य मिलता है। इससे किसानों को फायदा होता है। डॉक्टर साहब ग्रेडिंग के कुछ खास तरीके होंगे? जी, ग्रेडिंग के बहुत से तरीके हैं, जिनमें ये डिपेंड करता है कि हम किस उत्पाद को, किस कमोडिटी को ग्रेड कर रहे हैं। जैसे कि फलों की ग्रेडिंग अलग तरीके से होती है, सब्जियों की थोड़ी अलग होती है और फूलों की अलग।
जैसे कि फलों की ग्रेडिंग में हम अधिकतर उनके आकार का ध्यान रखते हैं कि सभी फल एक ही आकार या जैसे एक ही व्यास के हों। जैसे कि सेबों की ग्रेडिंग करें तो हम ये देखेंगे कि एक पेटी में 80 से 100 फल आए, तो उनका जो व्यास होगा वो मोर और लेस एक ही जैसा होगा। इसी प्रकार आम में वजन के हिसाब से ग्रेडिंग होती है, अंगूर में गुच्छे के वजन के हिसाब से ग्रेडिंग होती है, और बेरीज में आकार के हिसाब से। कभी कभी फलों की ग्रेडिंग में हम रंग का भी ध्यान रखते हैं कि सभी फल में एक जैसा रंग होना चाहिए। और सब्जियों की ग्रेडिंग? सब्जियों की ग्रेडिंग में हम उनकी ताजगी को देखते हैं कि उनकी पत्तियां जो है वो ताजी हो, कुरकुरी हो, मतलब उनमें कड़ापन हो। और डॉक्टर साहब फूलों में? फूलों में ग्रेडिंग हम लोग देखते हैं कि फूल किस एक ही जैसी अवस्था के होने चाहिए, और जो स्टेम की मोटाई है वो एक मानक के अनुसार से होनी चाहिए। सभी स्टेम एक ही जैसी लंबाई के होने चाहिए। जो लंबे स्टेम्स हैं उनकी ग्रेडिंग अलग होती है और जो छोटे हैं उनकी अलग होती है, जिससे कि जब फूल खिले तो सभी एक ही अवस्था में हो। तो डॉक्टर साहब जो भी ग्रेडिंग है चाहे फल फूल और सब्जियों की, तो इसमें कुछ सरकारी मानक भी हैं क्या? जी, इसके मानक है। एपिडा है जो कि निर्यात के लिए जो भी हमारे उत्पाद हैं उनके लिए मानक निर्धारित करता है, और घरेलू बाजार में एगमार्क के मानक के हिसाब से जो गुणवत्ता है वो निर्धारित की जाती है। डॉक्टर साहब ये तो रही ग्रेडिंग की बात, अब पैकेजिंग की बात कर ली जाए। बाजार में जो दिखता है वही बिकता है जी, तो पैकेजिंग के बारे में क्या कहना चाहती हैं फल फूल और सब्जियों की? जी, फल फूल और सब्जियों इन सब की पैकेजिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनकी उम्र को निर्धारित करती है। पैकेजिंग जो है उनकी न सिर्फ सुरक्षा करती है, उनकी वो उम्र को भी, और एक तरीके से मार्केटिंग टूल का भी काम करती है। तो ये एक पैकेजिंग का है कि ये अधिक मूल्य मिलने में सहायता करती है। डॉक्टर साहब फल फूल और सब्जियों की पैकेजिंग की बात करें तो कुछ खास तकनीक होगी इसकी? सब्जियों में पैकेजिंग के लिए अधिकतर परंपरागत पैकेजिंग होती है। पुरानी जो पैकेजिंग होती है वो फोम के उसमें होती थी, प्लास्टिक के उसमें होती थी, या फिर हमारे खुले हुए बोरों में। लेकिन आजकल जो है वो प्लास्टिक के जालीदार पैकेजिंग होती है। जी, जालीदार बैग्स होते हैं। जैसे कि आलू है या कंद वाली जो फल है, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि, इनको जालीदार में रखा जाता है जिससे कि नमी न इकट्ठी होने पाए, सब्जियों में फफूंद की समस्या न आए। फूलों की पैकेजिंग भी 2-3 तरीके की है। एक तो ये होती है स्लीव पैकेजिंग। तो स्लीव पैकेजिंग तो ऑर्डिनरी जो हम बाजार से फूल खरीदते हैं, आप देखते होंगे उसके ऊपर उपभोक्ता अपनी लोगो और अपने जो भी मार्केटिंग के जो भी प्रमोशन के लिए जो भी चीजें वो सब लिखवा देता है, और फूलों को एक तरीके की सुरक्षा भी प्रदान करती है और उनको थोड़ी देर तक नमी के लॉस से भी बचाती है, जो प्राइमरी पैकेजिंग है। उसके बाद फूलों के लिए हम लोग कार्डबोर्ड पैकेजिंग भी होती है, अगर आपको लंबी दूरी तक भेजना है। और यदि आपके फूल के नमी बहुत जल्दी नुकसान होगी तो आजकल हाइड्रेशन पैकेजिंग भी होती है, जिसमें कि पानी युक्त बोतलें रहती हैं, या फिर जेल रहता है, और या फिर उसमें फोम रहता है, भीगे हुए फोम, जिसमें कि हम फूलों को पैक करके भेजते हैं जिससे कि नमी की कमी ना होने पाए। डॉक्टर साहब जो भी फल फूल और सब्जियां किसान भाई बहन पैदा कर रहे हैं, कई बार मार्केट में भाव समय से नहीं है तो उसको भंडारण करना होता है। जी। तो भंडारण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं इस समय? भंडारण में तो एक जो महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए जहाँ बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं वहां पर तो आपके जो लोकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जिसको हम बोलते हैं, कि जमीन के नीचे और गड्ढे में दबा दीजिएगा आप अपना, या फिर एक टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर खुले में भी रख सकते हैं, एक ईंटों का स्ट्रक्चर बना के, और उसमें यदि 2 दीवारों के बीच में आप रेत भर के और उसमें पानी सर्कुलेट करते हैं और थोड़ी हवा का वेंटिलेशन की भी व्यवस्था रखते हैं, तो उसमें हमारी सब्जियां ज्यादा देर तक रखी रहती हैं। इसके अलावा जो भंडारण के लिए शीत गृह जो है वो एक आजकल बहुत ही प्रचलित हो गए हैं, और जहां पर भी है तो लोगों को उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम अपने फल और सब्जियों को थोड़ा भंडारण कर लें। तीसरे तरीके की जो भंडारण का है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें क्या करते हैं कि जो कमोडिटी है उसकी श्वसन दर को कम कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब अब मार्केटिंग महत्वपूर्ण है और मार्केटिंग के साथ साथ ब्रांडिंग भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। आजकल तो जो दिखता है वो बिकता है। इसमें सोशल मीडिया और जी इंस्टाग्राम और डिजिटल प्रचार का भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है कि जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी चीजों को पहले इन मार्केट्स में पहले पॉपुलराइज करते हैं, लोकप्रिय बनवाते हैं, और फिर लोग अपने आप से उनको कॉन्टेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे,
फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। 94 15 78 66 33। चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहती हैं किसान भाइयों बहनों का फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग के बारे में? डॉक्टर साहब, मैं सभी किसान भाई बहनों से मैं ये आग्रह करूंगी कि वो हमारी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं ग्रेडिंग की, उनका इस्तेमाल करें या फिर किसी मशीन से करें और उसके बाद खूबसूरत पैकेजिंग करें, जिससे कि आपका उत्पाद सुंदर दिखे और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़े। आजकल ऐसी स्मार्ट पैकेजिंग भी है जिसमें कि आप ट्रांसपोर्ट के दौरान ही उसमें आप मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर रखते हैं, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है, तो हम लोग अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर नीलिमा गर्ग साहिबा, आज आप कार्यक्रम में आए और फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपूर्व भैया। हाँ पुनीता भैया, देखो सावन, हाँ, हर तरफ हरियाली और ये रिमझिम गिरत बूंदें, और अगर ऊपर झूला न झूला जाए तो बड़ा सूना रह जाते। बिल्कुल। तो भैया काहे न सुन लीन जाए अपनी बैठकी में यहाँ एक झूला गीत, मोरी चुनरी रंगाए दो, और स्वर है अनुज श्रीवास्तव और ममता सक्सेना के। बिल्कुल सही कहे हो, तो आप सुन लीन जाए यू लोकगीत। पपी हाकी बानी रसिया।
घेरी डरवावे मेघा कजरी सुनावे घेरी डरवावे मेघा कजरी सुनावे घेरी डरवावे मेघा कजरी सुनावे गिरे रिम झिम झिम पानी रसिया गिरे रिम झिम पानी रसिया मोरी सुनहरी रंगा जो धानी धानी रसिया मोरी सुनहरी रंगा जो धानी धानी रसिया 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 मोरी सुनहरी रंगा जो धानी धानी रसिया मोरी सुनहरी रंगा जो धानी धानी रसिया धानी धानी रसिया धानी धानी रसिया। पुनीता बहनी, हाँ पूर्व भैया, देखो हम पंच अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने किसान भाई हैं इनका तमाम तरह की सूचना साझा कीन करित है। और जब कोई किसान भाई अपने कार्यक्रम में आय का अपन अनुभव साझा करते हैं तो वही का प्रभाव अपने पंच भाई पर बहुत परत है। तो भैया आज के किसान हैं संदीप कुमार वर्मा भैया, जो बता रहे हैं अपने जरबेरा फूल उत्पादन के बारे में है। तो भैया लीन जाए या जानकारी। किसान भाइयों बहनों, आज आपको ले चलते हैं बाराबंकी जनपद के रामनगर ब्लॉक के मोती नगर बेरिया गांव, जहां फूलों की संरक्षित खेती से जुड़े संदीप कुमार वर्मा भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। संदीप वर्मा भैया, आप फूल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय कितने क्षेत्रफल का पॉली हाउस है जिसमें आप फूल उत्पादन कर रहे हैं? इस समय हमारे पास डॉक्टर साहब 16,000 स्क्वायर मीटर लगभग 4 एकड़ क्षेत्रफल में हमारे पास पॉली हाउस है, जिसमें हम जरबेरा पुष्प का उत्पादन कर रहे हैं। हाँ। और इसको लखनऊ मंडी में बेच रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हुई कब से? डॉक्टर साहब, ये हमारी शुरुआत हुई है अक्टूबर 2014 में। हमने पहले पॉली हाउस का निर्माण करवाया था, जो कि आधा एकड़ का एरिया था हमारा। ये 3 महीने हमको स्ट्रक्चर बनाने में लगे। उसके बाद 7 जनवरी 2015 में हमने जरबेरा पौधे का प्लांटेशन किया। यानी 12 साल हो गया आपको फूलों की संरक्षित खेती से जुड़े। जी। तो आज किस मुकाम पर अपने को पाते हैं फूल उत्पादन में? हाँ, फूल उत्पादन में आज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुत अच्छे मुकाम पे पाते हैं। 2000 स्क्वायर मीटर यानी कि आधा एकड़ से हमने स्टार्ट किया था, और आज हम करीब 16,000 स्क्वायर मीटर लगभग 4 एकड़ में काम कर रहे हैं। अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो खेती में और किसी भी काम से बहुत ही अच्छा काम है। तो ये बताएं कि पॉली हाउस में कौन कौन फूल पैदा करते हैं आप? पॉली हाउस में हम तो केवल जरबेरा ही पैदा करते हैं। और 4 एकड़ पूरा जरबेरा ही है? जी, पूरा 4 एकड़ जरबेरा ही है। तो पूरे साल की दिनचर्या क्या है आपकी सुबह से शाम तक की? दिनचर्या ये है कि सुबह जैसे हम आ गए अपने फार्म पे, अपने खेत पे आ गए जिसपे कि हमारा पॉली हाउस लगा हुआ है, तो दिन भर हमने काम देखा। फिर शाम के वक्त फूल को निकलवा लिया, फूल की पैकिंग करवाई, उसके बाद उसको जो है पैकिंग करवा के शाम को एकदम फिट कर दिया। सुबह वो मंडी ले जाया जाता है, ज्यादातर लखनऊ मंडी लेके जाते हैं। तो लखनऊ मंडी लेके गए, अपना सेल हो गया, उसके बाद आए घर नहाए धोए, उसके बाद फिर अपने फार्म पे 9-10 बजे तक अपने फार्म पे आ जाते हैं। यानी अपने खेत पर होते हैं दिन भर? जी, लगभग पूरे दिन का करीब 70% जो अपने खेत पे बीतता है। तो जरबेरा उत्पादन में कौन कौन सी बारीकी आपने 12 साल में अनुभव किया? जरबेरा उत्पादन में सबसे बड़ी बारीकी ये है कि एक तो ये खेती में थोड़ा ज्यादा पूंजी लगने वाला काम है। तो इसमें देखरेख आप जो भी करें, जैसे जो भी फसल है किसान लोग लगाते हैं, जैसे धान गेहूं या ट्रेडिशनल फसल कोई भी लगाई, तो उसमें डेली मॉनिटरिंग नहीं होती, डेली उसकी देखरेख नहीं होती। लेकिन ये काम ऐसा है जरबेरा पुष्प का, जो आपको हर एक दिन आपको उसकी देखरेख करनी पड़ेगी। कहाँ पे कौन सा फंगस लग रहा है, कहाँ पे कौन सी बीमारी लग रही है, कहाँ पे कौन सा कीड़ा लग रहा है, और कहाँ पे उत्पादन कम आ रहा है, कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे अच्छी क्वालिटी आ रही, कहाँ पे खराब क्वालिटी आ रही, आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो मंडी में माल बिकेगा वो आपकी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी पे डिपेंड होके ही बिकेगा, कि आप उससे अच्छा मुनाफा निकाल पाएंगे। वरना फिर जो ज्यादा पूंजी लग रही फिर आप जो है धीरे धीरे घाटे में चले जाएंगे।
तो आप इसको लगाते कब हैं और एक बार लगाने के बाद कितने दिन तक फूल आपको मिलता रहता है? डॉक्टर साहब, इसको लगाने का जो अच्छा समय होता है वो तो प्लांटेशन का मतलब जो समय होता है वो 15 अगस्त होता है। 2-3 समय होते हैं साल में। एक तो आप 15 अगस्त में करा लीजिए, दूसरा आप जो है 15 अक्टूबर को करा लीजिए, तीसरा समय जो होता है वो फरवरी के पहले हफ्ते में करा लीजिए, जनवरी के लास्ट हफ्ते में करा लीजिए या तो फरवरी के पहले हफ्ते में करा लीजिए। केवल 3 मौसम है साल में जिसमें आप इसका जरबेरा पुष्प का आप प्लांटेशन करा सकते हैं। उससे पहले 3 महीने आपको लगेंगे पूरा स्ट्रक्चर बनाने में। तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जब आप संपर्क करेंगे वहां से आपकी फाइल पास हो जाएगी। उसके बाद आप स्ट्रक्चर बना के आप प्लांटेशन करा दीजिए। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद आपको फूल मिल जाता है। जैसे मिला मतलब फूल तो लगभग 2 महीने में ही आ जाता है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग की जो 2 कली होती है उनको आप डिबडिंग करनी पड़ेगी आपको। उसका आपने डिबडिंग किया, उसके बाद जो तीसरी फ्रेश फूल आया उसको आप निकालना चालू कर दीजिए, पैकिंग करके मंडी में सेल करिए। तो ये प्रोसेस ये है कि 3 महीने बाद जब से फूल आना चालू होगा तो करीब आपका 4 से 5 साल तक अगर अच्छी देखरेख है, अच्छी मॉनिटरिंग है, मैनेजमेंट आपका अच्छा है, लेबर अच्छी है, लेबर पे आप ध्यान दे रहे हैं, आप जो काम बता रहे हैं वो लेबर कर रहा है, तो करीब इससे 4 से 5 साल तक के आप फूल निकालेंगे। 4 से 5 साल तक की आपको रेगुलर आमदनी होगी डेली बेसिस पे। 12 साल का आपका तजुर्बा है फूल उत्पादन का पॉली हाउस में, तो पूरे साल में कितनी लागत गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है? देखिए, मोटा हम 1 एकड़ का बता के चलेंगे। आप उसी में जो है किसान भाइयों को हम समझाने के लिए 1 एकड़ का लेके चलते हैं। देखिए, अगर आप खुद से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब खुद से केवल देख रेख कर रहे हैं, तो मोटा इसमें जो लागत, जो रनिंग जो लागत लगती है, जो मंथली खर्चा आता है, मोटा 70 से 80 हजार रुपए आएगा। मान के चलिए करीब 10 लाख रुपए लगभग आपका 1 साल का खर्चा हो गया। और जो आपकी बिक्री जाएगी वो करीब अगर 4 रुपए फूल का औसत पकड़ के चले तो करीब लगभग 1 एकड़ में 10 लाख फूल निकलेगा, तो 10 चौके 40 लाख रुपए जाएगा, जिसमें से 2 रुपए करीब आप खर्चा निकाल लीजिए एक फूल पे, तो लगभग 20 लाख रुपए आपके खर्चे में चले जाएंगे। ये मतलब हम मोटा बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि इसमें कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ किसान होते हैं अपने हाथ ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने हाथ ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, उनका काम पूरा लेबर पे डिपेंडेंट होता है, तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो करीब 20 लाख रुपए आपको शुद्ध मुनाफा हुआ साल में। किसान इतना भी ना माने, किसान आप मोटा आप पकड़ लीजिए कि 1 एकड़ में साल में 12 से 15 लाख रुपए हर हाल में आपको बच जाना है। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। जी, हमारा मोबाइल नंबर है 96 70 56 83 13 9670568313 96 70 56 83 13। चलते कुछ और कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में? जी, बिल्कुल कहना चाहते हैं हम। ये अपने देश के युवाओं से एक हमारी अपील है या हमारी रिक्वेस्ट है, हम उसको आग्रह करना चाहेंगे कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ भागने से अच्छा है अगर आपके पास खेत है तो आप हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करिए। इस समय गवर्नमेंट कुछ लोन सुविधा अच्छे इंटरेस्ट 3% इंटरेस्ट रेट पे लोन भी दे रही है। अगर जिन युवाओं के पास अपना पैसा खुद की पूंजी नहीं है तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करके ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक काम है। ये जो प्रोटेक्टेड संरक्षित खेती है, ये समझ लीजिए अपने देश की खेती को बहुत आगे ले जाने का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में लग के अगर गाँव में आके कुछ काम करेंगे तो गाँव के लोगों को भी रोजगार देंगे, प्लस अपना अच्छी आमदनी करेंगे, अपने घर के घर रहेंगे और एक अच्छा मुनाफा जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने खेत का इस्तेमाल करें, उसको खेत से अच्छी पूंजी निकालने का प्रयत्न करें। तो निश्चित रूप से अगर आप अच्छी मेहनत करें तो निश्चित रूप से यहाँ की खेती, अपने भारत की खेती एक बहुत अच्छी दिशा में जाएगी। संदीप कुमार वर्मा भैया, आज के किसान क्रम में आपसे इतनी अच्छी बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीता बहनी। हाँ पूर्व भैया, देखो हम पंचन का प्रयास रहते है कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान भाई का हर वह जानकारी दी जाए जी की उनका आवश्यकता रहती है। बिल्कुल भैया, लेकिन कबो यू होते है जो उनका जानकारी चाहिए होते वह हम न दे पाए थे। हाँ, तो एक ही खातिर है ना कि वे हमका चिट्ठी पत्री के माध्यम से नहीं लिख के पूछ सकते हैं कि वे काज जाना चाहते हैं और अपन कार्यक्रम कैसे के बारे में सुझाव भी दे सकते हैं। बिल्कुल, तो पता बताओ। तो भैया, कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ और भैया पिन कोड है 226001।
और अपने पंच भाई देखो मोबाइल का और मेल का भी उपयोग करत हैं। हाँ बिल्कुल भैया, तो अपन हाथे में यहाँ फोन है तुरंत है हमका लिख दें इसे। बिल्कुल, तो उनका मेल भी बता दी जाए। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम के ईमेल आईडी है FARMANDHOME फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com। तो पंच भाई हम सब लोग मिलकर आपका मेल का या आपके पत्रन का इंतजार करीबा और यह के साथ देखो अपने कार्यक्रम का समय भी समापन की तरफ बढ़ रहा है। तो पंच भाई से लिन जय विदा, जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।